आंदोलनकारी श्री रविंद्र जुगरान से उत्तराखंड स्वप्न और यथार्थ विषय पर भेंटवार्ता। भेंट करता है विनय ध्यानी। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड राज्य के लिए एक गौरव का दिन, 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 जब इस राज्य को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। देवभूमि उत्तराखंड अपने विकास की बाट जोह रहा था और शायद यही पृथक उत्तराखंड राज्य की पहली मांग थी। आज हम कहां खड़े हैं 22 साल बाद? आइए स्वप्न से लेकर यथार्थ तक की बात करें, उत्तराखंड के विकास की बात करें। और आज हम बात कर रहे हैं श्री रविंद्र जुगरान से, जो कि वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। जुगरान जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप जैसे कई आंदोलनकारियों ने बहुत कुछ कुर्बानियां दी, काम किया, तब जाकर ये राज्य मिला हमें। जो आपने सोचा था कि हाँ हमारे सपनों का राज्य ऐसा होगा, तो वो दिख रहा है। पहले तो मैं आपको बहुत ही गौरव की अनुभूति करते हुए यह बताना चाहूंगा कि अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन विशेषकर सन 94 2009 नवंबर तक चला, जिसके बाद ये राज्य बना, ये हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में एक अनोखा, अनूठा, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक जन जन का वो आंदोलन था जो दुनिया की किसी धरती पे न पहले हुआ न आगे होने की कोई संभावना है। इसके दो कारण मैं आपको बताता हूं। हम उत्तराखंड के लोग, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, गोरखाली हो, हम लोग मार्शल रेसेस, लड़ाकू कौमें कही जाती हैं। और अंग्रेजों के जमाने से ही नहीं, राजाओं के जमाने से, यानी कि सैकड़ों वर्षों पूर्व से हम लोग जो हैं मार्शल रेसेस, भड़ हमको कहता था। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, बीरों भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। तो हम लोग भड़ भी थे। तिब्बत पे भी हम जीत के लाते थे। चाइना से भी हम लोग कभी कभी लड़ाई लड़ लेते थे। उत्तराखंड पहाड़ के रहने वाले लोग, हमने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन गौर करने योग्य बात यह है कि इस आंदोलन के दौरान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद, हुआ, फिर भी यहाँ के लोगों ने धैर्य नहीं खोया। अहिंसावादी ये आंदोलन रहा, ये कह सकते हैं गांधीवादी आंदोलन था। हमने अपनी इज्जत भी गंवाई, हमने अपने नौनिहाल भी गंवाए। शहादतों का क्रम बहुत लंबा है, बहुत ही ज्यादा दमन हमारे साथ हुआ। लेकिन हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि आज जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के मुहाने पर खड़ा ये विश्व जो है, वो उत्तराखंड से प्रेरणा लेगा। हमने दमन के बाद भी, बेइज्जती के बाद भी, अपमान के बाद भी धैर्य नहीं खोया, अहिंसा के पथ पर चले और ये राज्य की प्राप्ति करी। ये आज पूरे विश्व के लिए संदेश है। इसलिए हम अलग हैं पूरी दुनिया में हो रहे आंदोलनों से। अब आपका जो मूल प्रश्न है कि स्वप्न क्या थे, कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, बड़ा जोश, जुनून, उत्साह, समर्पण, संकल्प, प्रतिबद्धता रही उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में। विशेष तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन मातृशक्ति के नेतृत्व में ही चला, सफल हुआ। और मातृशक्ति ही असल में, अगर राज्य निर्माण की कोई हकदार है जिसको श्रेय जाना चाहिए, तो सभी को जाता है। लेकिन हम सबसे आगे अपनी मातृशक्ति को रखते हैं। सपने बिल्कुल सही थे, सपने हमारे बहुत कैलकुलेटेड थे। हम यही कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, हमारा राज्य बनेगा। ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना के साथ होगा। और ये हम भी जानते हैं कि इन 22 वर्षों में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना ये राज्य, मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ, अपने अनुभव के साथ, एक नागरिक, एक आंदोलनकारी की हैसियत से यह बताना चाहूंगा कि तजुर्बे में आया है, अनुभव में आया है कि शासन और प्रशासनिक जो निर्णय थे, जिनका निष्पादन था, जो पॉलिसी मेकिंग थी, वो उत्तराखंड से लखनऊ बहुत दूर था। फिर भी ऐसा लगता है कि अनेक मामलों में इन 22 वर्षों से हम बेहतर थे उत्तर प्रदेश में। ऐसा मेरा अनुभव है। राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पहाड़ का विकास थी। ये राज्य पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बना था। और पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसा दृढ़ संकल्प लेकर पहाड़ जैसी मुसीबतें झेल के अलग उत्तराखंड राज्य बनाया। लेकिन क्योंकि राज्य के निर्माण की मूल अवधारणा की विस्मृति हो गई थी, इसलिए आज
अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का 10 जनपदों की बात करेंगे तो जो विकास का ढांचा होना चाहिए था, हमारा मूल जो रोजगार था, जो हमारी आय के साधन थे, जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जिस पे रोटेट होती थी, वो कभी पशुपालन था, बागवानी था, उद्यानिकी था। इसके साथ साथ छोटा मोटा कुटीर उद्योग हम चलाते थे। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे। हर क्षेत्र में विशेषकर कृषि, दुग्ध, पशुपालन, हम लोग इससे ही जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन जो हमारे पारंपरिक ये उद्योग थे, बहुत पीछे छोड़ आए इन पारंपरिक उद्योगों को। जो एक विकास हुआ है इन 22 वर्षों में, लोग पहाड़ छोड़कर मैदान, तराई, भाबर में आने के लिए, और इन 22 वर्षों में जितना पलायन हुआ है शायद उतना 50 वर्षों में भी पहले नहीं हुआ होगा। यही मुख्य कारण है। 22 साल में अगर विकास की एक रेखा भी हमको दिखाई देती है और जिसको हम खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ ये तो हुआ है, तो वो क्या हुआ? मैं बहुत रचनात्मक और सकारात्मक विजन के साथ काम करता हूं। एक बड़ी उपलब्धि क्या है, यद्यपि वो कहते हैं ना, डॉक्टर अतुल शर्मा की एक कविता है कि नदी पास है पर ये पानी दूर दूर क्यों। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पास है, राजभवन पास है, सचिवालय पास है, लेकिन जो है ये जो समस्याओं के समाधान हैं वो दूर दूर क्यों। देवभूमि उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में लार्जर कैनवस पे बैठ के बात कर रहा हूं। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड का नागरिक हूं, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा आपको कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। देखिए, सड़कें भी बनेंगी, नाली भी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत होगा, ये सब कुछ होगा। राजधानी भी बनेगी, अभी बनी नहीं है, यद्यपि स्थायी राजधानी नहीं बनी है। नौकरियां भी लगेंगी, नाली भी साफ होगी, सांसद निधि और विधायक निधि भी बनेगी। पर राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को आगे ले जाने के लिए बहुत ही मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हम हिमालयी राज्य हैं। उत्तराखंड के अंदर यद्यपि आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्य और पोटेंशियल है कि हम ग्रो कर सकते हैं, मॉडल स्टेट बन सकते हैं, हम इकोनॉमिकली जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हमारे पास जो है अतुल्य भंडार प्रकृति ने दिया है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से, जिस मनोयोग से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो मुझको उसका अभाव दिखता है। इच्छा शक्ति की बात आपने जुगरान जी की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक इच्छा शक्ति। राज्य बना, लोकतांत्रिक तरीके से हमने सरकारें चुनी, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, नेतृत्व की सही दिशा, यहां पर कहां हम विकास को आगे बढ़ा पाए? देखिए, हम हिमालयी राज्य हैं, हमारे बगल में हिमाचल है। हम जो विकास का मॉडल लेके 22 वर्षों से चल रहे हैं, गंगा और यमुना में डैम्स की बरसात हो रही है, अपर हिमालयाज में ग्लेशियर से लगे इलाकों में हम जो है परियोजनाएं का निर्माण कर रहे हैं, हम जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विकास की नाम पर हम अपनी आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। हमने अपनी नदियों को बर्बाद कर दिया है, हमने अपनी नदियों के मुहाने और नदियों के तट पे एनक्रोचमेंट करके अपना ही नुकसान किया है। और यह प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से, अगर आप बादल फटने की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं अगर देखेंगे, यद्यपि इस प्रदेश के अंदर पर्यावरण के साथ संतुलन साध कर, अगर जिसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट किया जाए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरह, तो ये राज्य जितना कार्बन उत्सर्जन यहां होता है उसको रोके हुए है और रोक सकता है। हम इसी पर जो है ग्रीन बोनस दे सकते हैं। देश से ही नहीं, विश्व से हमको ग्रीन बोनस मिल सकता है। और ये हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, हमने जिन चीजों ब्रांड बनाया जाना चाहिए था, जिसपे हमारी इकोनॉमी फोकस की जानी चाहिए थी, वो कह सकते हैं आपका उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि, बागवानी, और इस तरीके का उद्योग हो सकता था जो हमारे प्रकृति से संतुलन साध कर हम आगे बढ़ सकते थे। हम इलेक्ट्रॉनिक आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते थे। हम जो है इतने फील्ड्स हैं, इतने आयाम हैं, टूरिज्म के ही इतने आयाम हैं कि हम जो है उन आयामों को पूरा करते करते भी हमारे पास लाखों करोड़ों जो तीर्थ यात्री के रूप में, हमारे पर्यटकों के रूप में लोग आते। लेकिन मुझे लगता है
हमको रीथिंकिंग, पुनर्विचार करना चाहिए उत्तराखंड के बारे में। और हम लगता है कि हिमालयी राज्य होने के नाते हमारी और भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बॉर्डर और हिमालयी स्टेट का विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा, मंथन, गोष्ठी, सोच, निर्णय और संकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि हमको 5 और 10 वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ना है, हमको सस्टेनेबल ग्रोथ जो देनी है वो आगे 50 और 100 वर्ष का खाका लेके आगे बढ़ना है। लेकिन जो सरकारों के मुखिया रहे, सरकारी नीतियां रही, उनको कहां पाया आपने? देखिए, हमारे यहाँ अभी जनरल खंडूरी जी के कार्यकाल में यह सोच एक तरीके से बढ़ी थी। तिवारी जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ काम कर पाए थे, लेकिन राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप पहाड़ के हर गांव को केंद्र बनाकर जब तक नीति नियोजन नहीं होगा तब तक हमारे लिए चाइना भी खतरा है। हमारी स्वयं का पलायन का जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये, इसलिए हम लोग उतने आगे नहीं बढ़ पाए, उतने आगे हम बढ़े। देहरादून के अंदर चौड़ी सड़कें होना कोई जो है विकास के पैमाने नहीं है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून पहले से ही विकसित राज्यों के, विकसित जनपदों की श्रेणी में आते थे। हम अगर टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के जो दूरस्थ इलाके हैं वहां कुछ ठोस करेंगे, कुछ पॉलिसी मेकिंग करेंगे, वहां की आबो हवा, पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, तब माना जाएगा कि हमने कुछ किया है। इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक ये लगनी है तो पहाड़ में जब तक नहीं बनेगी तब तक जो है विकास के मायने बेमानी। राज्य में प्राप्त जो संसाधन है हमारे पास, जिनकी चर्चा आपने की, उनको लेकर कौन कौन सी विकास की संभावनाएं अब ये राज्य? देखिए, इस राज्य में विकास की जो संभावनाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, पुनर्विचार करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग में हमको रिव्यू करना पड़ेगा। हमको पहाड़ में क्या हो सकता है, हम उत्तराखंड को पूरे कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार से लेकर देहरादून, पिथौरागढ़ और पूरा पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन मैं कहूंगा कि राज्य की मूल अवधारणा के अनुरूप ज्यादा फोकस हमको पहाड़ में करना है, क्योंकि तराई तो पहले से ही सरसब्ज है। फोकस हमको करना चाहिए उद्यानिकी पे, बागवानी पे, पशुपालन पे। ये कोई, इसमें तो हम ब्रांड बन सकते हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल ब्रांड। कुदरत ने हमको वो सब कुछ दिया है जो दुनिया के किसी देश में वो इतनी प्रचुर मात्रा में, क्या इतनी विविधता कहीं नहीं मिलेगी जो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। वो हर्ब्स का काम हो, मेडिसिनल काम हो, इसके साथ साथ हमको जो हम विद्युत जनरेशन की बात करते हैं, ये बड़ी परियोजनाओं का जो लालच है हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको छोटी छोटी, जिसको हम कहते हैं ना, हम तो घराट चलाने वाले लोग थे और ये हिमालय में घराट ही चलाया जाए, घराट से 2 कदम आगे निकल जाइए। फोकस हमको आईटी इंडस्ट्री पे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे, उद्यानिकी पे, पशुपालन पे, मत्स्य पे, आपको दुग्ध उत्पादन पे, यानी जितनी पहाड़ की संवेदनशील विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप और अनुकूल योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उस पे ही हमको आगे जाना है। इसके साथ साथ टूरिज्म से बड़ा कोई सेक्टर नहीं है उत्तराखंड में। टूरिज्म में ही अनेक आयाम हैं, तीर्थाटन से लेके, एडवेंचर से लेके, पर्यटक से लेके, माउंटेनियरिंग से लेके, हर आयाम हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए संभावनाएं अनेक हैं, नियोजन करने की आवश्यकता। संभावनाएं अपार हैं और अभी भी एक बड़ा वक्त नहीं हुआ कि हम दोबारा से इस राज्य की सही दिशा विकास की पा सकें। रविंद्र जुगरान जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो आए और महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ हुई।